दशमलव। चलो, तो कहां तक हुआ था? अशांत दशमलव, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सब खत्म हो गया था। ठीक है, वो समझ में आ गया था ना सबके। ठीक है, परिमेय संख्या बताओ क्या होती है जिसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सके, यानी कि भिन्न के रूप में लिखा जा सके। ठीक है ना, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर ये तो हो गया खत्म। ठीक है, तो आज हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, वो करेंगे इंटीजर का। इंटीजर का, ठीक है ना, इंटीजर का यानी कि पूर्णांक का, क्योंकि उन्हीं पूर्णांक में भाज्य संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, तो इंटीजर को हमने दो पोर्शन में बांट दिया। एक तो बांट दिया हमने किसमें? भाज्य संख्या यानी कि अभाज्य संख्या। एक हो गया हमारी अभाज्य संख्या और दूसरी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या भाज्य संख्या। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। और इसको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब ध्यान दो, कई बार क्या होगा, ये जो भाज्य संख्या है इसका और भी नाम है। भाज्य संख्या को हम कई बार, जैसे कि क्वेश्चन कोई भी होगा तो उसमें यौगिक संख्या के बारे में बोल देगा, यौगिक संख्या ये टर्म यूज कर लेगा, या संयुक्त संख्या। तो भाज्य संख्या को ही हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, संयुक्त संख्या के नाम से। संयुक्त संख्या। ठीक है, एक और नाम है यौगिक संख्या। तो ये सब भाज्य संख्या के नाम है। ठीक है, भाज्य संख्या को हम संयुक्त संख्या के नाम से भी जानते हैं और यौगिक संख्या के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और अभाज्य संख्या, इसका दूसरा नाम अविभाज्य संख्या भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? अविभाज्य संख्या। यहां पे लिख रहा है अविभाज्य संख्या। अविभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम अविभाज्य बोल सकते हैं, इसको भाज्य संख्या बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या होती क्या है, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या का मतलब होगा जिसके केवल दो पॉजिटिव फैक्टर हो, जिसके केवल दो पॉजिटिव फैक्टर हो, यानी कि जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो। ठीक है ना, ना तो दो से कम हो और ना दो से ज्यादा हो, केवल दो हो। ठीक है ना, लिख लो इस बात को, जिसके केवल दो पॉजिटिव, धनात्मक होने चाहिए, नेगेटिव तो काम नहीं करेगा, धनात्मक फैक्टर होंगे। ठीक है ना, जिसके केवल दो पॉजिटिव फैक्टर हो, गुणनखंड हो, फैक्टर हो। ठीक है, ना तो दो से ज्यादा हो और ना दो से कम हो। तो पहला फैक्टर कौन सा होगा भाई? पहला फैक्टर वो खुद होगा, स्वयं होगा। ठीक है ना, पहला फैक्टर क्या होगा? खुद होगा। ठीक है, और दूसरा फैक्टर क्या होगा? एक। दूसरा फैक्टर क्या होगा? एक। या पहला फैक्टर एक बोल सकते हो और दूसरा फैक्टर वो खुद होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो जिसके केवल दो पॉजिटिव फैक्टर हो, दो धनात्मक गुणनखंड हो, उसको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं, यानी कि प्राइम नंबर बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, कौन कौन से? एक तो खुद और एक वन, केवल दो फैक्टर होने चाहिए, ये एक तो वन और एक खुद। ठीक है ना, अब समझिए भाई, मुझे एक बात बताओ, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि जो एक है, क्या ये अभाज्य संख्या होगा? क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, काउंटेबल नंबर होता है ना, प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, तो हम एक से शुरू करेंगे ना। तो ये बताओ, जो एक है, क्या इसके दो फैक्टर है, दो गुणनखंड है? नहीं, इसका कोई भी दो गुणनखंड नहीं हो सकता, क्योंकि इसका केवल एक ही गुणनखंड होगा, एक खुद ही होगा, है कि नहीं। तो इसका केवल एक गुणनखंड है। और हमारी यह भाज्य संख्या क्या बोलती है कि जिसके दो फैक्टर हो, दो धनात्मक गुणनखंड हो, उसको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। क्लियर होगी बात? तो एक का तो केवल एक ही गुणनखंड हुआ, तो इसका मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती। इसका मतलब एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। बात समझ में आ रही? एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। अब मैं बात करता हूं किसकी? दो की। अब मैं बात करता हूं किसकी? दो की। अब ये बताओ, दो के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? दो कितनी संख्याओं से घट सकते हैं? क्या दो एक से घटेगा?
एक से कंप्लीटली डिविजिबल है? क्या दो खुद दो से कटेगा? कटेगा कि नहीं? क्या इस दो को इन दो के अलावा किसी और से काटा जा सकता है? नहीं काट सकते। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके केवल दो ही फैक्टर हुए, दो ही गुणनखंड हुए। बात समझ में आई? तो दो क्या हुआ हमारा? एक अभाज्य संख्या। दो क्या होगी हमारी? एक अभाज्य संख्या। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? उसके बाद तीन, उसके बाद क्या है? तीन, तीन के भी केवल दो ही गुणनखंड, एक तो 1 और एक 3, ठीक है ना। उसके बाद 4 तो नहीं ले सकते। उसके बाद क्या? 5, उसके बाद क्या? 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17। इस तरीके से ये सेट चलेगा, ठीक है, इस तरीके से ये सेट चलेगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? अरे अभाज्य संख्या एक नहीं होती, ठीक है ना। अभाज्य संख्या हमारी एक नहीं होती। यहां से उठो, तुम इधर बैठ जाओ ना, दिख नहीं रहा होगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आ रही बात यहां तक? तो यहां से हमने ये सीख लिया कि दो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो यहां पे दो क्या है हमारी? दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या। लिखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम भी यही है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो इसको लिख लो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है ना। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो कौन सी होगी? दो। तो कई बार ये क्वेश्चन पहले पूछता था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? दो। और दो को छोड़कर कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं होती। क्लियर होगी बात? केवल दो ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है, सबसे छोटी भी है और साथ में सम संख्या भी है, इवन नंबर भी है। क्लियर होगी बात? बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या होगी सारी की सारी क्या होगी? ऑड नंबर होंगे, यानी कि विषम संख्या होगी। क्लियर होगी बात? केवल दो को छोड़कर, ठीक है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी हमारी? दो। क्लियर होगी बात? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो, अब इसको समझो। जो ये आपको दिखाई दे रहा ना 3, 5, 7, 3, 5, 7 का जो ये सेट है, 3, 5, 7 का जो ये सेट है, यहां पर देखो 3, 5, 7 का जो ये सेट दिख रहा, ये लिखो उसके लिए लगातार क्रमागत, लगातार क्रमागत विषम अभाज्य संख्या। लगातार क्रमागत विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य, हाँ जी, लगातार क्रमागत विषम अभाज्य संख्या, लगातार क्रमागत विषम अभाज्य संख्या, ठीक है ना। तो कई बार जब भी क्वेश्चन एग्जामिनर को देना होता है तो वो बोलता नहीं कि 3, 5, 7 ये संख्याएं लेनी है, वो इस तरीके से लैंग्वेज में बोल देगा कि लगातार क्रमागत विषम अभाज्य संख्याएं, है ना, ऐसे बोल देगा। तो तुम्हें खुद पहचान करनी पड़ेगी कि ऐसी कौन सी संख्या है जो लगातार क्रमागत भी है और विषम भी है और अभाज्य संख्या भी है, ठीक है ना। तो वो 3, 5, 7 को छोड़कर और है ही नहीं कोई अभाज्य संख्याओं में, ठीक है ना। क्योंकि अभाज्य संख्याओं का जो सेट बनता है उसका कोई नेचर नहीं है, न तो इसमें समांतर श्रेणी बनती, एपी नहीं बनती इसमें, न इसमें जीपी बनती, गुणोत्तर श्रेणी बनती, और न इसमें एचपी बनती, हरात्मक श्रेणी। बात समझ में आई? यानी कि कई बार है ना, जब क्वेश्चन में पूछता है कि बताओ 20 से 40 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो हमें लिख कर उनको जोड़ नहीं पड़ेगा। समझ रहे बात को? कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए, समझ रहे बात को? तो हाँ, ठीक है ना, हाँ, तो उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि तुम देख रहे होंगे यहाँ पे ये 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 11 है, फिर 11 के बाद 13 है, फिर 17 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ गैप कितने का? 1 का, यहाँ गैप कितने का? 2 का, यहाँ गैप कितने का? 2 का, यहाँ पे गैप कितने का आगे? 4 का, यहाँ पे गैप कितने का आगे? 2 का, फिर यहाँ पे गैप कितने का? 4 का। तो यहाँ बार बार गैप चेंज हो रहा कि नहीं हो रहा? तो कोई सीरीज नहीं बनेगी। बात समझ में आ रही? तो इसलिए इनका कोई नेचर नहीं होता। तो इसमें 2 पॉइंट लिखो, 2 चीज लिखवाई मैंने कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी? 2, और लगातार क्रमागत विषम अभाज्य संख्या कौन सी? 3, 5, 7। तो 3, 5, 7, यहां पे देखो 3, 5, 7, देखो गैप 2 का चल रहा है, इक्वल इक्वल, और कहीं पे भी इस तरीके से गैप नहीं मिलेगा तुम्हें। क्लियर होगी बात? तो याद रखोगे इस चीज को।
सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 और लगातार क्रमागत विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 3, 5 और 7। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ो भाई। मैं तुमसे पूछता हूं, यहां पे लिख रहा मैं, बाद में रफ कर दूंगा, ठीक है, कि 1 से लेकर 25 तक, 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो कितनी होगी? 9 संख्याएं होंगी। 1 से लेकर 25 तक कितनी संख्याएं हैं अभाज्य? 9 संख्या। अब मैं पूछता हूं कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं भाई? 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ये होती है 15, ये होती है 15। याद रखनी इनको, ठीक है ना। 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 15, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ, 51 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 10। कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 10। 51 के बाद 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 10। अब मुझे बताओ 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होगी भाई? 15 तो 50 तक है, 51 से 100 तक 10 है, टोटल कितनी होगी? 25 ना। टोटल कितनी होगी? 25। तो इस बात को हमेशा हमेशा के लिए लर्न करना है, याद रखना है। क्लियर होगी बात? 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 9। और 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 15। 51 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 10। और 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट है ना। मैं तुमसे पूछ लूं कि बताओ 1 से लेकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होगी? 1 से लेकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी? बताओ जल्दी से। 1 से लेकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होगी? ये बताओ मुझे जल्दी से। कितनी होगी? 10 होगी ना। अब भाई हमें पहले से ही बताया कि 1 से लेकर 25 तक कितनी है? 9। 25 तक तो 9 हो गया। अब 25 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होगी? 29 आओगी ना। तो 29 के लिए 1 जोड़ दिया तो कुल कितनी होगी? 10। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे फिर क्वेश्चन को। समझ रहे बात को? तो इनको तुम्हें हमेशा याद रखना है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो अभाज्य संख्या का किस्सा हुआ खत्म। ये बताओ अभाज्य संख्या में किसी को और कोई डाउट तो नहीं है कि अभाज्य संख्या, इसका दूसरा नाम अविभाज्य संख्या भी हो सकता है, प्राइम नंबर भी हो सकता है। अभाज्य संख्या का मतलब जिसके केवल ही 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, 2 ही फैक्टर हो, है ना। ना तो 2 से ज्यादा हो और ना 2 से कम हो, केवल 2 फिक्स है कि 2 चाहिए। कौन कौन से है भाई फिक्स वे? या तो 1 होना चाहिए या फिर वो खुद होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए या फिर वो खुद होना चाहिए, ठीक है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी हमारी? 2। 3, 5, 7 ये क्या है? लगातार क्रमागत विषम संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं। लगातार क्रमागत विषम अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि 1 से 25 तक कितनी है अभाज्य संख्या? 9। 1 से 50 तक कितनी है भाई? 15। 51 से 100 तक कितनी है? 10। 1 से 100 तक कितनी है? 25। अब यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, मिटा दूं इसको, इधर से मिटा दूं। चलो अब समझो, अब हमें देखना है कि ये भाज्य संख्या क्या है। फिर ये भाज्य संख्या क्या है? अब समझिए भाई, सीधी सी बात है, भाज्य संख्या वे होगी जो अभाज्य ना हो, है ना, जो अभाज्य ना हो। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा यही है कि जो अभाज्य न हो, यानी कि दुनिया की वे सारी तमाम संख्याएं जो अभाज्य ना हो, सभी संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। बात समझ में आई? या फिर मैं ये कह सकता हूं कि जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य से भी विभाजित हो जाए, किसी अन्य से भी विभाजित हो जाए, किसी अन्य से भी कट जाए लिख दूं मैं ना, किसी अन्य से भी कट जाए, पूरा पूरा कट जाए, किसी अन्य से भी कंप्लीटली डिविजिबल हो, है ना, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए या कट जाए, ठीक है ना। बात समझ रहे? तो तुमने यहां से इस लाइन से एक बात समझ ली कि एक और खुद के अलावा, यानी कि कोई और फैक्टर भी चाहिए, है ना। 2 तो चाहिए, लेकिन एक और फैक्टर मिल जाए, इसका मतलब किसी अन्य से घट जाए, भले ही वो 1 नंबर और बढ़ जाए। इसका मतलब मैं कह सकता हूं यहां से जो गोल्डन रिजल्ट निकलेगा अभाज्य संख्याओं के बारे में, भाज्य संख्याओं के बारे में, कि जिसके
कम से कम, जिसके कम से कम 3 पॉजिटिव फैक्टर हो, जिसके कम से कम 3 पॉजिटिव फैक्टर हो। एक सेकंड, हेलो, मैं समझो। तो क्या बात थी कि जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य से भी पूरा पूरा कट जाए, तो किसी अन्य से भी कटना है तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं जिसके कम से कम 3 पॉजिटिव फैक्टर हो, जिसके कम से कम 3 पॉजिटिव फैक्टर हो। तो लिखो इस बात को, जिसके कम से कम, कम से कम, अब कम से कम का मतलब समझ रहे हैं, कम से कम का मतलब है कि कम से कम 3 पॉजिटिव फैक्टर हो। अभी बता रहा, जिसके कम से कम 3 पॉजिटिव फैक्टर हो, जिसके कम से कम 3 पॉजिटिव फैक्टर हो। बात समझ में आ रही है यहां तक? ठीक है ना, कि कम से कम 3 पॉजिटिव फैक्टर, तो इस बात का मतलब है कि 3 तो चाहिए ही चाहिए भाई, है ना। 3 से ज्यादा भले ही 10 हो 20 हो, हमें कोई मतलब नहीं, कोई परवाह नहीं है, लेकिन मिनिमम 3 तो चाहिए ही चाहिए, है ना। मैंने लिखा ना, एक और खुद के अलावा किसी अन्य से भी पूरा पूरा कट जाए, किसी अन्य से भी, चाहे भले ही वो एक और बढ़ जाए। क्लियर होगी बात? तो यहां से ये पता लग गया कि जिसके कम से कम 3 पॉजिटिव फैक्टर हो, तो कंपलसरी है कि 3 तो चाहिए ही चाहिए। बात समझ में आई? कम से कम 3 तो चाहिए ही चाहिए, 3 से कम नहीं होने चाहिए। अगर 3 से कम होगा तो 2 होगा, तो ये तो अभाज्य बनेगा। क्लियर होगी बात? और 2 से भी कम हो गया तो इसका मतलब ना तो भाज्य है वो, ना अभाज्य है। बात समझ में आई? तो कम से कम 3 पॉजिटिव फैक्टर चाहिए, यानी कि ज्यादा कितने भी हो कोई मतलब नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? भाज्य संख्या। यहां तक बताओ पहले, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ रही बात यहां तक? ठीक है, अब चलो आगे बढ़ो। अब मुझे बताओ, मैं यहां पे सबसे पहले मैं एक को चेक करता हूं, एक के कितने फैक्टर है? एक ही फैक्टर है, तो ना तो ये अभाज्य थी क्योंकि 2 फैक्टर होने चाहिए थे, और इसके कम से कम 3 चाहिए थे मुझे, ना ये भाज्य बनी। तो इसका मतलब एक के बारे में हमें ये रिजल्ट पता लगा कि एक ना तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ठीक है ना, तो ये लिख सकते हो तुम यहां पे कि एक, लिखो फटाफट, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या होती। तो एक न तो भाज्य है भाई और न ही ये अभाज्य संख्या होती, तो फिर एक है क्या चीज, इस बात पे समझना। अब ये बताओ, दुनिया के जितने भी नंबर है, क्या सभी नंबर्स में एक छिपा हुआ है? दुनिया के जितने भी नंबर है सब में एक छिपा हुआ है। अगर मैंने यहां पे 25 लिख दिया, तो क्या मैं इस 25 को ऐसा नहीं कर सकता 1 गुणा 25 कर सकता हूं कि नहीं? और वैसे भी एक क्या है? गुणात्मक तत्समक है। समझ रहे बात को? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। जैसे कि 0 को बोलते हैं हम योज्य तत्समक, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है ना, तो एक ऐसी संख्या है जिसके साथ हम किसी से भी गुणा कर ले, पुनः वही संख्या प्राप्त होती है। क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो एक है, ये एक दुनिया की तमाम संख्याओं में छिपा हुआ होता है, यानी कि एक जितने भी संख्या है सबका एक फैक्टर है, गुणनखंड है। यानी कि एक दुनिया की सभी संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है, पूरा पूरा विभाजित कर सकता है, पूरा पूरा काट सकता है। बोलो कह सकता हूं कि नहीं? ठीक है ना, एक से मैं दुनिया की सभी संख्याओं को काट सकता हूं, तो इसका मतलब एक फिर दुनिया की सभी संख्याओं का एक फैक्टर भी बना। यानी कि अगर दुनिया की सभी संख्याओं का एक फैक्टर बना, तो एक फिर यूनिवर्सल फैक्टर कहलाया, सार्वभौमिक गुणनखंड कहलाया। तो फिर एक क्या है? तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, एक को हम कह सकते हैं सार्वभौमिक गुणनखंड, यानी कि एक यूनिवर्सल फैक्टर है, एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है। फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है, क्योंकि ये दुनिया की सभी संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है, एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है। तो हमने यहां से सीख लिया भाई, एक न तो भाज्य होती और न ही अभाज्य। ठीक है ना, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या, फिर एक क्या है? एक यूनिवर्सल फैक्टर है जो सभी संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। समझ में आई बात यहां तक? ठीक है ना, तो आगे बढ़ो। देखो, अब मुझे बताओ तुम
एक के बारे में हमने समझ लिया, एक यूनिवर्सल फैक्टर है, ना तो भाज्य ना अभाज्य, हटा दूं। मैं बात करूं अगर दो की, दो के बारे में पढ़ लिया, दो क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, दो के बारे में पढ़ लिया। फिर बारी आएगी इसकी तीन की, तो तीन क्या है भाई, तीन भी एक अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है, ठीक है ना। फिर तीन के बाद किसकी बारी आई, चार की, चार की बारी आई। अब मुझे एक बात बताओ, चार के कितने फैक्टर है, चार किस किस से कट सकता है भाई, चार एक से कट सकता है, चार दो से भी कट सकता है, चार चार से भी कट सकता है, और किसी से कट सकता है, कट सकता है किसी से नहीं कट सकता ना। तो इसका मतलब इसके कम से कम कितने फैक्टर हुए, तीन, यानी कि मिनिमम तीन फैक्टर हुए, और जिसके मिनिमम तीन फैक्टर हो तो वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। तो इसका मतलब चार के बारे में हमें ये पता लगा कि चार जो है ना, चार चार और कुछ नहीं है, सबसे छोटी समभाज्य संख्या है, सबसे छोटी समभाज्य संख्या है। तो लिख लो इस बात को, सबसे छोटी समभाज्य संख्या। मैं तुमसे पूछता हूं कि सबसे छोटी सम संयुक्त संख्या कौन सी है, सबसे छोटी सम संयुक्त संख्या कौन सी है। संयुक्त संख्या का मतलब भाज्य संख्या, यौगिक संख्या का मतलब भाज्य संख्या, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, शब्दों का जाल बिछाता है। हमने तो पढ़ाया भाज्य संख्या, लेकिन वहां पे पूछ लिया यौगिक के बारे में। अब बच्चों को पता ही नहीं यौगिक है क्या है, यौगिक है ना, तो मैंने सब कुछ लिखवा के चला मैं कि यौगिक का दूसरा नाम भाज्य है, भाज्य का दूसरा नाम संयुक्त है। क्लियर होगी बात यहाँ पे, इंग्लिश में बोला तो कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी होती है, चार। यहां तक कोई दिक्कत। अब बारी आई भाई पांच की, पांच तो अभाज्य था। बारी आई किसकी, अब छह की, छह क्या बनेगा, भाज्य बनेगा, क्योंकि एक से भी घटेगा, दो से भी घटेगा, तीन से भी घटेगा और छह से भी घटेगा। तो इसके तीन से ज्यादा आगे, क्योंकि हमें मिनिमम तीन चाहिए भाज्य करने के लिए, ये तो तीन से ज्यादा ले रहा, तो किसका मतलब क्या होगा, भाज्य है। फिर उसके बाद सात, सात है भाज्य है, आठ भी क्या है, भाज्य है। नंबर आया किसका, नौ का। ये हो गया इंपोर्टेंट, ये हो गया हमारा इंपोर्टेंट, क्योंकि नौ क्या है, नौ एक भाज्य संख्या है, लेकिन सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। बात समझ भाई, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को। फिर उसके बाद बढ़ते रहो आगे, 10 है भाज्य संख्या होगी, 11 है भाज्य, फिर 12, 13 तो है भाज्य हो गया, 14, 15 भाज्य हो गया, 16, इस तरीके से चलती जा रही। बस इसमें दो ही पॉइंट थे यहाँ पे, तो दोनों पॉइंट हमने समझ लिया अच्छे से, क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है, तो एकदम सटीक जवाब 4, ठीक है ना। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी क्या होगी, विषम भाज्य संख्या, एकदम सटीक जवाब क्या होगा, 9। क्लियर होगी बात, दो पे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ देता है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। इससे आगे बढ़ो। अब मैं बात करूं सहभाज्य संख्या की, हेडिंग लगा लो अपनी कॉपी पे, सहभाज्य संख्या की, सहभाज्य, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है ना, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो अगर मैं सहभाज्य संख्या की बात करूं, देखो अब तक हमने भाज्य संख्या पढ़ा, भाज्य पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, सहभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर क्या होता है। तो इसमें अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं, तो सहभाज्य संख्या वो होता है जिसका HCF, जिसका HCF क्या हो, 1 हो, जिसका HCF क्या हो, 1 हो। H का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि बड़े से बड़ा जो फैक्टर होगा, बड़े से बड़ा जो गुणनखंड होगा, वो क्या हो, एक हो, उसको क्या बोलते हैं, HCF। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। या फिर मैं अगर इस बात को दूसरे शब्दों में लिखवाऊं, तो मैं बोल लूंगा 2 या 2 से अधिक, लिखो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एक ऐसा युग्म, एक ऐसा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एक ऐसा युग्म जिसमें
कोई भी नंबर कॉमन न हो केवल एक को छोड़कर। बात समझ में आई कि दो या दो से अधिक संख्याओं का एक ऐसा युग्म जिसमें कोई भी नंबर कॉमन न हो केवल एक को छोड़कर, यानी कि कॉमन कौन होगा फिर? एक होगा। समझ रहे बात को? तो इस एचसीएफ का मतलब ही ये था कि एक को छोड़कर कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। बात बताओ यहां तक समझ में आई कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है। अब जैसे कि मैं बोल दूं, इसका मतलब क्या है? मैंने बोला कि एक संख्या हमारी 18 है, एक संख्या हमारी 25 है, एक संख्या हमारी 18 है और एक संख्या मेरी 25 है। तो मुझे एक बात बताओ, दो या दो से अधिक संख्याओं का युग्म बोला ना मैंने, दो या दो से अधिक संख्याओं का एक ऐसा युग्म। तो दो संख्या ली मैंने, एक संख्या हमारी 18 है, एक संख्या मेरी 25 है। क्या इन दोनों नंबर में कोई नंबर कॉमन है? कोई नंबर कॉमन है सिवाय एक को छोड़कर? नहीं ना, क्योंकि 18 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 2 6 36 18 और साथ में एक और लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। अब 25 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 5 गुणा 1 लगा दो, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब मुझे एक बात बताओ, एक को छोड़कर कोई चीज कॉमन आई क्या? इस एक को छोड़कर कोई चीज कॉमन है? 5 इधर 5 दिखाई दे रहा है तो नहीं ना, 5 इधर 3 है तो इधर 3 दिखाई दे रहा, इधर 2 दिखाई दे रहा नहीं है ना। तो केवल एक को छोड़कर कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं? सहभाज्य संख्या। क्लियर हुई बात यहां तक? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है। ये 18 25 क्या होगी? 18 25 हमारी सहभाज्य संख्या है, क्योंकि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? एक है। हाईएस्ट कॉमन, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर है ना, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर, यानी कि जो इन दोनों के अंदर छिपा हुआ हो। तो 18 में भी एक छिपा हुआ है, 25 में भी एक छिपा हुआ है, एक के अलावा कोई भी नंबर इन दोनों के अंदर नहीं छिपा हुआ है। तो हाईएस्ट, बड़े से बड़ा नंबर कौन सा छिपा हुआ है? एक। तो एक ही क्या बनेगा इन दोनों का? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा। क्लियर होगी बात? ठीक है। मैं बोल दूं भाई एक संख्या ले लो। अच्छा चलो ये बताओ, मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल लिखवा रहा कि एक संख्या 15 है, एक संख्या 36 है। एक संख्या 15 है, एक संख्या 36 है। क्या ये सहभाज्य संख्या है? क्या ये सहभाज्य संख्या है? क्यों सहभाज्य संख्या क्यों नहीं है? दोनों में एक के अलावा कुछ और भी छिपा हुआ है। क्या? 3 छिपा हुआ है। 3 मुझे इसके में भी दिखाई दे रहा, 3 मुझे इसके अंदर भी दिखाई दे रहा, और मैंने कहा केवल एक दिखना चाहिए, एक को छोड़कर और कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब इनका एचसीएफ क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 3 है इसका मतलब। इनका तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो 3 है, 3 दोनों में छिप रहा है, इससे बड़ा कोई नंबर है भी नहीं। 5 3 15 और 12 3 36 है ना, तो 3 दोनों में, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या बनेगा? 3। तो इसका मतलब 15 और 36 ये सहभाज्य संख्या नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आई बात? अब मैं यहां लिख दूं एक संख्या 5 और एक संख्या लिख दूं 26। बताओ ये सहभाज्य संख्या है या नहीं? ये सहभाज्य को प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 और 26 में इस एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। बोलो बात सही है क्या? 5 और 26 में इस एक के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो ये क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा सहभाज्य संख्या। यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब मैं कहूं कि एक संख्या हमारी 15 है, एक संख्या हमारी 32 है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, कई बार पूछ लिया क्वेश्चन, स्टेटमेंट में पूछा जाएगा, ऑप्शनों में, ठीक है ना। ये पूछा जाएगा कि दो यौगिक संख्याएं सहभाज्य संख्या हो सकती है। क्या दो यौगिक संख्याएं सहभाज्य संख्या हो सकती है? समझ में आई बात? यौगिक का मतलब कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। अब ये 15 क्या है? भाज्य संख्या है। ये 32 क्या है? ये भी एक भाज्य संख्या है। तो इसका मतलब ये भी एक यौगिक संख्या, ये भी एक यौगिक संख्या, ये भी एक संयुक्त संख्या, ये भी एक संयुक्त संख्या। क्लियर हो रही बात यहां तक? ठीक है। तो मुझे बताओ क्या ये सहभाज्य संख्या है? सहभाज्य संख्या है। इन दोनों में एक के अलावा कुछ और दिखाई दे रहा तुम्हें? नहीं। अब इसका मतलब इन दोनों में एक के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब इनका जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो क्या है भाई? एक है कि नहीं? अगर इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक है, तो इसका मतलब 15 और 32 ये दोनों की दोनों संख्याएं सहभाज्य है।
अगर ये दोनों की दोनों सहभाज्य है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये एक यौगिक है, ये भी एक यौगिक है। इसका मतलब दो यौगिक संख्या, दो भाज्य संख्या, दो संयुक्त संख्या सहभाज्य संख्या हो सकती है। बताओ समझ में आई क्या बात? कोई दिक्कत तो नहीं? तो सहभाज्य संख्या समझ में आ गया पूरा डिटेल में, क्लियर होगी बात? ठीक है, चलो चलो इसको आगे बढ़ो। उतार लिया तुमने? चलो आगे बढ़ो। मिटा दूं? मनो हो गया? चलो देखो, अब फिर से हम इंटीजर का ही क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे इंटीजर। क्योंकि इन इंटीजर के बीच में मैं केवल धनात्मक इंटीजर की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात, यानी कि धनात्मक पूर्णांकों की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर होगी बात यहाँ पे? ठीक है, नेगेटिव इंटीजर की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना। तो इंटीजर में भाज्य जैसे कि भाज्य संख्या थी और अभाज्य संख्या थी, ठीक इन्हीं इंटीजर के बीच में सम संख्या और विषम संख्या भी छिपी होती है ना। तो अब जो क्लासिफिकेशन होगा वो किन दो में होगा? एक तो सम संख्या में होगा, यानी कि सम संख्या, और एक विषम संख्या। दूसरा क्या होगा? विषम संख्या में, विषम संख्या में। कोई दिक्कत? अब भाई सम संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर, यानी कि इवन नंबर। और इसको क्या बोलते हैं हम? ऑड नंबर। ऑड नंबर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब मुझे एक बात बताओ, मैं कुछ संख्याएं लिखूंगा, ध्यान से सुनना, एक एक चीज डिटेल में पढ़नी है हमें ना। मैंने लिखा एक संख्या 2, फिर लिखा मैंने 4, फिर लिखा मैंने 12, फिर लिखा मैंने यहां पे 18, फिर लिखा मैंने 26, फिर लिखा मैंने 6। चलो 6 बस, बहुत है इतनी, 6, ठीक है ना। तो क्या ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं? क्या ये सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं? तो इस 2 में कितने 2 छिपे हुए हैं? इस 2 को मैं 2 गुणा 1 लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं। इस 4 को मैं 2 गुणा 2 लिख सकता हूं कि नहीं? इस 12 को मैं 2 गुणा 6 लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं। इस 18 को मैं 2 गुणा 9 लिख सकता हूं कि नहीं? इस 26 को मैं 2 गुणा 13 लिख सकता हूं कि नहीं? इस 6 को मैं 2 गुणा 3 लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं। तो हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि सम संख्या में किसी भी संख्या को अगर इवन बनाना है, किसी भी संख्या को अगर सम बनाना है, तो कम से कम 1 2 की जरूरत पड़ेगी, 1 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यानी कि एक हमारे पास भाई विषम था, इसको मुझे सम करना है, तो 1 2 की मल्टीप्लाई मार दी इसमें, ठीक है ना। तो 1 2 चाहिए सम संख्या बनाने के लिए, ठीक है ना। 4 है, ये ऑलरेडी पहले सम संख्या थी, फिर 1 2 की मल्टीप्लाई कर दी, ये तो ऑलरेडी सम संख्या को सम संख्या बनाने के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है नहीं। यानी कि किसी विषम संख्या को अगर मैं सम संख्या बनाना चाहता हूं, जैसे कि 3 था भाई, 3 विषम संख्या और मुझे सम संख्या बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेगी कि नहीं? सम संख्या बनेगी नहीं? 6। 18 है, 2 की मल्टीप्लाई 9 में कर दी, है ना। 9 एक विषम संख्या थी, हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 18 क्या बन गया? सम संख्या। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी सम संख्या में हमेशा 1 2 छिपा होगा। क्लियर होगी बात? यानी कि 2 की पावर 1 उसमें छिपी होगी, 1 2 छिपा होगा। बात समझ में आ रही? तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो सम संख्या होती है, यानी कि इवन नंबर होता है, ये हमेशा किसकी फॉर्म में होगी? 2k की फॉर्म में, 2k की फॉर्म में, इस फॉर्म में होगा। बोलो बात सही है क्या? 2k की फॉर्म में। यानी कि जैसे कि 6 था, 6 को मैंने लिखा 2 गुणा 3, तो ये 2 तो कंपलसरी हो ही गया सब में, ये 3 की जगह यहां पर k लिख दिया, क्योंकि k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 4 कर दो, 8 कर दो, 20 कर दो, 13 कर दो, 26 कर दो, कुछ भी कर दो, 27 कर दो, 27 कर दो k को, 27 दूनी 54, 54 एक सम संख्या बनेगी। तो हमेशा सम संख्या किस फॉर्म में होगी? 2k की फॉर्म में। यहां तक बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब ये बताओ, अगर मैं लिख रहा हूं यहां पे 4 एक सम संख्या है, मैंने लिखा यहां पे 12 भी एक सम संख्या है कि नहीं है? मैंने लिखा यहां पे 18, ये भी एक सम संख्या है। अब 4 से अगला नंबर क्या है? 4 + 1 क्या है? 5। 4 में से मैं 1 कम कर दूं,
एक कम कर दूं, तो 4 में से जैसे मैंने एक कम किया, एक कम किया, ये माइनस का 3 नहीं लिखना, मैं 4 में से एक कम कर रहा हूं, ठीक है ना, तो मैंने यहां लिख दिया 3। तो ये कैसी संख्या बनी? विषम। ये कैसी संख्या बनी? विषम। 12 में 1 जोड़ दोगे तो 13 विषम संख्या बनेगी। 12 में से 1 घटा दोगे तो 11 विषम संख्या बनेगी। 18 में 1 जोड़ दोगे तो क्या बनेगी? विषम 19 बनेगी। 1 घटा दोगे तो क्या बनेगी? 1 घटा दोगे तो क्या बनेगी भाई? 17। तो इसका मतलब मैं समझ गया कि जो सम संख्या है, सम संख्या तो 2k की फॉर्म में है, सम संख्या तो 2k की फॉर्म में है। 4, 12, 18 सारी की सारी सम संख्या है। अगर मैं इसमें 1 जोड़ता हूं, क्या जोड़ता हूं? 1 जोड़ता हूं, प्लस 1 करता हूं, प्लस 1 करता हूं, तो भी क्या बनेगी? विषम संख्या। अगर मैं -1 करता हूं, क्या करता हूं? -1 कर दो, तो भी क्या बनेगी? विषम संख्या। तो मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी विषम संख्या हमेशा 2k ± 1 की फॉर्म में होती है। बोलो बात समझ में आई क्या? 2k ± 1 की फॉर्म में होती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? बोलो, कोई डाउट तो नहीं? 2k क्या था? सम संख्या। सम संख्या में 1 बढ़ा दो तो भी विषम संख्या, सम संख्या में से 1 कम कर दो तो भी विषम संख्या। तो हमेशा विषम संख्या इस फॉर्म में होती है और हमेशा सम संख्या इस फॉर्म में होती है। क्लियर होगी बात यहां पे? ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि सम संख्या फिर आखिरकार है क्या, सम संख्या होती क्या है, तो सम संख्या वो संख्या कहलाती है जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, है कि नहीं? जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, लिखो इस बात को। जो संख्याएं 2 से पूरा विभाजित हो जाए, पूरा कट जाए, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, और जो भी संख्या 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी, पूरा कटेगा, तो शेषफल क्या देगा बताओ जरा? 0 देगा ना। तो विभाजित हो जाए अर्थात शेषफल 0 हो जाए, अर्थात शेषफल क्या हो जाए? 0 हो जाए, शेषफल 0 हो जाए, तो वो क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। तो कोई भी संख्या मान के चलो ये n है, ये हमारा कोई भी n है, इसको अगर मैं 2 से भाग देता हूं, क्या भाग देता हूं? 2 से, और 2 से भाग देने के बाद हमें जो शेषफल मिल रहा, रिमाइंडर मिल रहा, अगर वो रिमाइंडर 0 आ गया ना, रिमाइंडर क्या आ गया भाई? 0 आ गया, तो वो क्या है? सम संख्या है। बात समझ में आई? कि किसी भी संख्या n को जब 2 से डिवाइड करोगे तो शेषफल अगर 0 आ जाए तो वो कहलाती है हमारी सम संख्या। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब मैं करता हूं 0 को भाग, किससे? 2 से। तो 0 को जैसे ही मैं 2 से भाग करूंगा तो शेषफल 0 ही मिलेगा ना। शेषफल क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। तो इसका मतलब यहां से एक रिजल्ट मिला कि 0 एक सम संख्या होती है। 0 एक सम संख्या होती है। 0 एक सम संख्या होती है। 0 के बारे में पहले भी चर्चा की थी कि 0 एक इंटीजर है। 0 न तो पॉजिटिव होता और 0 न निगेटिव होता। 0 केवल और केवल एक पूर्णांक होता है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट मिला कि 0 एक सम संख्या होती है। क्लियर होगी बात 0 के बारे में? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? 0 एक सम संख्या होती है। ठीक है। अब इधर लिखो, क्या सम संख्या? क्या? हाँ, ठीक है ना। तो 0 एक सम संख्या है, सबसे छोटी भी यही होगी फिर। ठीक है ना। तो 0 एक सम संख्या होती है। इधर लिखो भाई, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। ठीक है ना। अर्थात शेषफल 1 बचे। क्या बचे? 1 बचे। भाई दुनिया की कोई भी संख्या उठा लो, अगर आप उसको 2 से डिवाइड करोगे, या तो शेषफल 0 देगा या शेषफल 1 देगा। समझ रहे बात को? कोई भी संख्या उठा लो, 25 है, 25 को डिवाइड करो तो 24 तक कटेगा, शेषफल 1 ही बचेगा ना।
ठीक है ना। तो यहां पे मैंने इसलिए लिखवाया कि शेषफल एक ही बचेगा, ये तो जीरो बचना चाहिए, तो जीरो बचेगा तो कटेगी दो से, और एक बचेगा तो विषम संख्या कहलाएगी। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित न हो, अर्थात शेषफल एक बचे, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं किसी संख्या n को मैं डिवाइड करता हूं किससे भाई, दो से, दो से डिवाइड करके देखा तो हमें शेषफल अगर एक बच गया, शेषफल अगर हमें एक मिला, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी विषम संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट है या नहीं, क्लियर है भाई एक चीज, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। हो गया यहां तक, चलो आगे देखो। एक नंबर होता है सक्सेसर नंबर। क्या होता है, सक्सेसर नंबर, सक्सेसर, सक्सेसर नंबर। पता क्या है इसका मतलब, सक्सेसर, सक्सेसर को बोलते हैं उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी है ना, सक्सेसर। हाँ जी, इसको सक्सेसर नंबर की बात कर रहा मैं, सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो इसी से एक नंबर बना जिसको बोलते हैं हम उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या। तो इसी को बोलते हैं हम उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या, ठीक। इसका दूसरा नाम भी है उत्तरवर्ती का, अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या होता है कि नहीं। इसका तीसरा नाम भी है, इसी को हम परवर्ती संख्या भी बोलते हैं, परवर्ती संख्या। तो सारे नाम खोल दिए इसके, परवर्ती संख्या। अब एग्जामिनर चाहे कोई भी शब्द इस्तेमाल कर ले, हमें कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी। क्लियर होगी बात, उत्तरवर्ती संख्या बोल ले या अनुवर्ती संख्या बोल ले या परवर्ती बोल ले या सक्सेसर नंबर बोल ले, क्लियर हुई बात। तो ये क्या है, सब एक ही है, ठीक है ना। तो है क्या ये चीज, ये समझना है हमें कि उत्तरवर्ती संख्या है क्या चीज। देखो, दुनिया की कोई भी प्राकृतिक संख्या उठा लो, कोई भी प्राकृतिक संख्या या कोई भी पूर्ण संख्या उठा लो। पूर्ण संख्या किससे शुरू होती है, जीरो से, है ना, जीरो से शुरू होती है। या कोई भी प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होगी, एक से। तो मैं तुम्हें बोल दूं कि भाई जीरो का उत्तरवर्ती संख्या बताओ, जीरो का उत्तरवर्ती संख्या एक होगा कि नहीं, यानी कि ठीक उससे अगला नंबर, ठीक उससे अगला नंबर क्या कहलाएगा, उत्तरवर्ती, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का उत्तरवर्ती जो नंबर होगा, उत्तरवर्ती जो संख्या होगी, उससे ठीक आने वाली अगली संख्या होती है। या फिर उस नंबर में एक जोड़ने पर, उस नंबर में एक जोड़ने पर हम उत्तरवर्ती संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है यहां तक, ठीक है। तो लिखो, किसी भी प्राकृतिक संख्या से ठीक अगली संख्या, अगली संख्या उस संख्या की, उस संख्या की उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है, उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर जो संख्या, जो संख्या प्राप्त होती है, ठीक, वही उस संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है, कहलाती है। बात समझ में आई यहां तक। तो वही उसकी अनुवर्ती संख्या कहलाती है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं और मैं कहूं कि बताओ 200
95 का अनुवर्ती क्या होगा, अनुवर्ती संख्या क्या होगी? तो तुम क्या करोगे, इसमें एक जोड़ दोगे, प्लस एक करोगे और संख्या निकल जाएगी दूसरी, कौन सी? 296। तो ये क्या बनेगी? 295 की अनुवर्ती संख्या बनेगी 296। तो इसमें बड़ी चीज तो कुछ है नहीं, समझ गए होंगे तुम, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे, नेक्स्ट है भाई हमारा, हो गया, नेक्स्ट है हमारा सक्सेसर नंबर तो हो गया, प्रीडिसेसर नंबर, ठीक है ना, यानी कि परी, PREDCESSOR, प्रीडिसेसर नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं भाई हिंदी में? पूर्ववर्ती संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती संख्या। अब इसमें कुछ नहीं है, ये भी सेम वही है, पूर्ववर्ती संख्या। भाई किसी भी प्राकृतिक संख्या से ठीक पिछले वाली संख्या, किसी भी प्राकृतिक संख्या से ठीक पिछले वाली संख्या उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। लिख लोगे अपने आप, लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है ना। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी संख्या में से अगर मैं एक माइनस कर देता हूं तो जो संख्या प्राप्त होती है वो उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। क्लियर होगी बात? ठीक है, जैसे मैंने लिखा 556 ना, कुछ नहीं, बस एक जोड़ने से अनुवर्ती और एक घटाने से पूर्ववर्ती। 556 है, इसका मुझे पूर्ववर्ती चाहिए, पूर्ववर्ती। तो क्या करोगे? एक माइनस कर दोगे, 555 है ना, डिटर्जेंट पाउडर। समझ रहे बात को? तो वो चीज है। क्लियर है बात? तो अनुवर्ती और पूर्ववर्ती में यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं किसी को? बताओ, क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, अब एक नंबर हो रह गया, बोलो परफेक्ट नंबर। लिखो परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर को क्या बोलते हैं हम? संपूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? संपूर्ण संख्या, इसी को बोलते हैं परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर क्या होता है? देखो तुम्हें पता भी नहीं होगा, कभी पढ़ा नहीं होगा। पढ़ा किसी ने? परफेक्ट नंबर सुना किसी ने? संपूर्ण संख्या सुनी किसी ने? सुने नहीं किसी ने? कहीं पढ़ा भी नहीं? जो पूरी संख्या हुए तुमने भी नहीं सुनी होगी है। चलो देखो यहाँ पे परफेक्ट नंबर क्या है। परफेक्ट नंबर लिखो एक ऐसा नंबर, यहां लिखना एक ऐसा नंबर जिसके एक ऐसा नंबर जिसके, देखो सवाल पूछा हुआ है, टेट में ही आया हुआ क्वेश्चन है परफेक्ट नंबर पे, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने बताया तुम्हें, एक ऐसा नंबर जिसके सभी गुणनखंडों का योग, एक ऐसा नंबर जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से दो गुना हो, उस संख्या से क्या हो? दो गुना हो। तो मैंने बोला कि एक ऐसा नंबर जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से दो गुना हो। कोई भी नंबर उठा लो, उसके जितने भी गुणनखंड बन सकते हो सारे लिख लो, और उन सब का जो योगफल बनेगा वो उस संख्या से डबल होना चाहिए, ठीक है। या फिर मैं दूसरे शब्दों में लिखूं तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, कई बार अलग अलग होता है। मैं बोल सकता हूं कि भाई एक ऐसा नंबर जिसके सभी गुणनखंडों, ब्रैकेट में लिखो, यहां पे ब्रैकेट में लिख दो, उस संख्या को छोड़कर, उस संख्या को छोड़कर, ठीक है ना। एक ऐसा नंबर जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के समान हो, उस संख्या के समान हो।
बात समझ में आई? उस संख्या, अरे वही खा लूंगा मैं, हाँ यहाँ का, उस संख्या के समान हो, एक ऐसा नंबर जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के समान हो। बात समझ में आ रही है यहां तक? ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम? परफेक्ट नंबर बोलते हैं, संपूर्ण संख्या। और ऐसी संख्याएं बहुत कम है भाई, ऐसी संख्याएं बहुत कम है। क्लियर होगी बात? अब देखो, जैसे कि 6 एक नंबर है, 6 एक नंबर है, इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं भाई? दुनिया के कोई भी नंबर उठा लो, जैसे कि मैंने 25 उठा लिया, 25 उठा लिया, इसका मिनिमम फैक्टर क्या हो सकता है? मिनिमम फैक्टर, सबसे छोटा गुणनखंड 25 का, सबसे छोटा, अरे नहीं, सबसे छोटा एक ही तो होगा भाई, एक से कटेगी 25, तो सबसे छोटा जो गुणनखंड है 25 का वो एक है। दुनिया की कोई भी संख्या उठा लो, उसका सबसे छोटा गुणनखंड एक ही होता है, ठीक है ना? और सबसे बड़ा गुणनखंड खुद, सबसे बड़ा गुणनखंड खुद, समझ रहे बात को? सबसे बड़ा गुणनखंड क्या हो गया? खुद, ठीक है ना? तो दुनिया की कोई भी संख्या उठा लो, उसका सबसे छोटा मिनिमम फैक्टर जो होगा 1 होगा, और सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो खुद होता है। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखवाया कि कोई भी संख्या, 6 उठा ली मैंने, इसके फैक्टर कर दो। सबसे पहले छोटा फैक्टर 1 आ गया, 1 से भी घटा गया, 2 से भी घटा गया, 3 से भी घटा गया, 4 से तो नहीं घटता ना, 5 से नहीं घटता, दोबारा किससे कटेगा? 6 से कटेगा। कटेगा कि नहीं? तो पहली परिभाषा को पढ़ो, एक ऐसा नंबर जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से 2 गुना हो। जोड़ियो सबको, 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12, सबके योग 12 है ना, तो 12 6 का डबल है कि नहीं है? 12 6 का डबल है कि नहीं है? दूसरी परिभाषा, एक ऐसा नंबर जिसके सभी गुणनखंडों उस संख्या को छोड़कर, तो कौन सी को छोड़ना है? 6 को छोड़ना है, खुद उस संख्या को छोड़कर, ठीक है ना? उस संख्या को छोड़कर का योग उस संख्या के समान हो, तो इनका योग देखो कितना आ गया? 3 2 5 और 1 6 ही आ गया। तो इसी संख्या को हम संपूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है ना? जैसे कि मैं बोल दूं एक संख्या 28 है, 28, ये 28 है भाई, किस किस से कटेगा 28? 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, 28 से कटेगा। बोलो कटेगा कि नहीं? कटेगा कि नहीं? तो अब यहां पे पहली परिभाषा के मुताबिक अगर हम बात करें तो सबका योग 56 होना चाहिए। 56 है सबका योगफल। अगर मैं दूसरी परिभाषा के हिसाब से बात करूं तो इनका योगफल 28 के बराबर होना चाहिए। 2 और 1 3, 3 और 4 7 और 7 14, 14 14 28 हो गया, और 28 और जोड़ दो 56, डबल भी हो गया। तो ये बताओ परफेक्ट नंबर समझ में आ गया? ज्यादातर तुम्हारे किसी भी एग्जाम में अगर परफेक्ट नंबर पे क्वेश्चन है वो 6 28 पे खत्म हो जाए बात, ठीक है ना? क्योंकि बहुत ही कम है, 6 28 के बाद 100 तक तुम ढूंढ भी नहीं पाओगे, है ही नहीं 6 28 के बाद 100 तक मिलेगा भी नहीं तुम्हें, ठीक है ना? 496 करके है कुछ फिर, ठीक है ना? तो 6 और 28 पे क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर, ठीक है ना? 6 के बारे में बता दिया तो 28 के बारे में पूछ लिया, 28 के बारे में बता दिया तो 6 के बारे में पूछ लिया। तो मुद्दा ये है कि संपूर्ण संख्या तुम्हें पता होना चाहिए, संपूर्ण संख्या होती क्या है, परफेक्ट नंबर होता क्या है। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है ना? इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं के गुण। पूर्ण संख्याओं के गुण, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था 2018 या 19 का था वो शायद, उसमें पूछा गया था साचर्य और क्रम विनिमय वितरण नियम, इनके ऊपर कम्यूटेटिव लॉ हो गया और आपका एसोसिएटिव लॉ हो गया, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो पूर्ण संख्याओं के गुणों पर आधारित प्रश्न था। तो 4-5 पॉइंट में कल लिखवाऊंगा, उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस यहीं पर होगी, ठीक है ना? यहीं पर क्वेश्चन होगा तुम्हारे सामने, ठीक है ना? तो मैं पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दूंगा, और यहाँ पे बाकी प्रैक्टिस करते रहना अपने। ये रिमे दिखा रहा तुम्हें क्वेश्चन, दिखाऊं कौन से ग्रुप में करेंगे? सी टेट का जो ग्रुप बन रहा तुम्हारा, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला है देखो, सी टेट के लिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन, ठीक है? सब कुछ सेट हो रहा, हाँ सब कुछ मैं नहीं करा, ठीक है? जैसे कि ऐसे सवाल होंगे, ठीक है? ये सारे सवाल जो है अलग अलग है टाइप वाइज, तो इन क्वेश्चन को करना जितने में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? इनको जबरदस्त तरीके से पढ़ लेना, उसके बाद कुछ नहीं, नंबर सिस्टम में से कोई भी बाहर नहीं जाने का क्वेश्चन, ठीक है? चलो।